तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जो कि होने वाला है हमारा वीकली Q&A। हर फ्राइडे को हम करते हैं। आई थिंक एक दो हफ्ते से वीडियो आ नहीं रही थी क्योंकि और कुछ कंटेंट जो है इसकी जगह ले रहा था, लेकिन इस हफ्ते ऑब्वियसली मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स करने वाला हूं। और भाई 1000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस जो आप लोगों ने भेजे हैं, तो थैंक यू सो मच जो भी क्वेश्चंस अपने भेजते हैं, क्योंकि हमेशा इंटरेस्टिंग रहता है। और अगर आपका क्वेश्चन नहीं लिया जाता है क्योंकि 1000 क्वेश्चन तो मैं ले नहीं सकता हूं, तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। मैक्सिमम कमेंट्स का मैं रिप्लाई करता हूं गाइस इस वीडियो में। तो काफी सारे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर देना है। और गाइस अगर आपको ये वीडियो हर हफ्ते पसंद आती है, प्लीज एक लाइक बटन ड्रॉप कर दें क्योंकि उतना ही जो है काफी हो जाता है। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं जो कि आता है ऋतिक की तरफ से। कहते हैं इफ यू गेट टू बिकम द जनरल मैनेजर फॉर ओनली वन स्टोरी लाइन इन WWE, which two superstar storyline will you build? Take superstars from any brand। भाई अगर देखो सच बताऊं तो ये दो सुपरस्टार्स जिनके बीच में मैं स्टोरी लाइन बनाना चाहूंगा, उनमें से एक अभी कोई किसी ब्रांड पे एक्टिवली आ नहीं रहा, और वो है ब्रॉक लेसनर, और दूसरे होने वाले हमारे यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस। एंड आई थिंक इस पॉइंट पे जो रोमन रेंस के साथ पॉल हेमन की इन्वॉल्वमेंट है, जो कि ब्रॉक लेसनर की इन्वॉल्वमेंट रहती है पॉल हेमन के साथ, दोनों के बीच में मैं एक स्टोरी लाइन डेफिनेटली देखना चाहूंगा। अब वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए भी होगी साथ के साथ, तो और भी ज्यादा मजा आ जाएगा। एंड आई थिंक अगर ये स्टोरी लाइन इस पॉइंट पे करी जाती है तो रेसलिंग में डेफिनेटली बेस्ट चीज बन जाएगी। तो कोई बहुत बड़ा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक ब्लॉकबस्टर स्टोरी लाइन हमारे सामने तैयार हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आता है मितेश की तरफ से। कहते हैं आउट ऑफ रेसलिंग क्वेश्चंस टेल अबाउट योर फ्रेंडशिप विद रेसल चैटर। और भाई ये मैं क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैंने जब वीडियो बनाई थी परसों रोहित के ऊपर, तो बहुत सारे लोग जो है कमेंट्स के अंदर लिख रहे थे किस तरीके से कि मैंने बहुत अच्छा किया है करके सपोर्ट करने के लिए। और मैं ये बात बोलता हूं कि भाई फ्रेंडशिप से ज्यादा इस पॉइंट पे एज अ क्रिएटर मैं अगर बात करूं तो बहुत बुरा लगता है। जैसे कि मैंने कहा था वीडियो में भी, अगर किसी के साथ ऐसा कुछ हो जाता है और जब आप उसके साथ बात भी कर रहे हो, उस बंदे के साथ आप हमेशा कांटेक्ट में रहते हो, तो भाई और भी ज्यादा ऐसा लगता है कि पर्सनली फील हो रहा है कि इसके साथ गलत हो गया है। तो फ्रेंडशिप की अगर मैं बात करूं तो एज सच मैं नहीं कहूंगा कि हम बचपन के दोस्त हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि पता नहीं हम कितने सालों से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि हम यूट्यूब के थ्रू एक दूसरे को गाइस एक्चुअली में मिले हैं और वहां से हमारी बातचीत होनी स्टार्ट हुई। और मोस्ट ऑफ द टॉक्स जो हमारी होती हैं वो रेसलिंग के अराउंड होती हैं, जबकि बाकी सारी चीजें भी हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंडशिप जो है वो काफी सही है मैं कहूंगा किसी तरीके से, लेकिन साथ के साथ जो एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप हम कह सकते हैं यूट्यूब के ऊपर है, वो भी काफी स्ट्रांग है। और डेफिनेटली अगर एक दूसरे में से किसी को प्रॉब्लम आती है तो दूसरा बंदा उसकी हेल्प करेगा, और अगर किसी को ये बात पता होती है तो गाइस काफी सही रहता है। अगला क्वेश्चन आता है एजे स्टाइल्स की तरफ से। कहते हैं पंक वर्सेस कैनी, कैनी वर्सेस एजे, पॉसिबल इन द फ्यूचर, इट्स माय ड्रीम मैच। तो भाई देखो पंक वर्सेस कैनी के बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अगर पंक आ जाते हैं ऑल एलीट रेसलिंग के अंदर तो डेफिनेटली इस चीज की होने की पॉसिबिलिटी है। वहीं कैनी वर्सेस एजे की मैं बात करूं तो ये एक ऐसा मैच है जो आज की एरा में मैं देखना चाहूंगा, और ये तभी होगा अगर एजे ऑल एलीट रेसलिंग चले जाएं या कैनी WWE में चले जाएं। और आई डोंट थिंक कि इन दोनों में से अभी कोई भी चीज होने की कोई चांस है, तो देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन पहला मैच डेफिनेटली अच्छा है और दूसरा मैच भी ड्रीम मैच के हिसाब से मैं डेफिनेटली देखना चाहूंगा। अगला क्वेश्चन आता है नीलांका रॉय की तरफ से। कहते हैं फील्ड कब आएगा, इससे WWE फैंस का क्या फिर से हाइप हो जाएंगे? बाय द वे बिग फैन। तो थैंक यू सो मच। और फील्ड के बारे में मैं आपको अब अपनी सच्चाई बताता हूं कि मैं कहां पे अपना स्टैंड करता हूं। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, आई थिंक जब फील्ड ने सेथ रॉलिंस के साथ वो मैच दिया था और गोल्डबर्ग ने जब फील्ड को वहां पे डिस्ट्रॉय कर दिया था और यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीत ली थी, तभी से मैं कहता आ रहा हूं कि द फील्ड इज बरीड। WWE ने एक अच्छी स्टोरी लाइन दी उनकी रैंडी ऑर्टन के अगेंस्ट, जिससे एक बार फिर से लोग फील्ड के अंदर इन्वेस्ट होना स्टार्ट हो गए थे। लेकिन एक बार अब फिर से हम देख रहे हैं फील्ड रॉ पे आ नहीं रहा और अब किसी को उसके बारे में फर्क नहीं पड़ता। तो सिंपली मेरा जो स्टैंड है वो यही है कि फील्ड से अब मुझे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, भले ही वो वापस आ जाए, मेरे को ट्रस्ट नहीं है कि WWE उसके साथ कुछ बढ़िया करने वाली है। अगला क्वेश्चन आता है गाइस योगेश की तरफ से, और मुझे बहुत पसंद आया क्वेश्चन। ये कहते हैं कि टैग टीम डिवीजन जो है वो AEW की बहुत स्ट्रांग है, हम जानते हैं वो अच्छे मैचेस भी देते हैं, लेकिन काफी सारी टीम्स और फैक्शंस अब हो चुकी हैं AEW के रोस्टर में, और हम देख रहे हैं कि काफी कम ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो कि किसी फैक्शन का पार्ट नहीं है। तो ये कह रहे हैं क्या इसकी वजह से AEW सिंगल्स डिवीजन को बिल्ड करने में थोड़ी अनसक्सेसफुल हो सकती है, या फिर क्या हर एक सुपरस्टार या चैंपियन को एक फैक्शन चाहिए तभी वो एक्चुअली में डोमिनेट हो सकता है? क्या ये करना जरूरी है? तो भाई ये क्वेश्चन इसलिए मैं कह रहा हूं इतना बढ़िया है क्योंकि आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, और मैंने इसके बारे में एक्चुअली इससे पहले सोचा भी नहीं था। और बढ़िया बात यह है कि भाई अगर सिंगल सुपरस्टार कोई अपने दम पे बिल्ड हो जाता तो बात ही क्या थी। आई थिंक आज की डेट में वो करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है क्योंकि उतना बड़ा कोई स्टार नहीं है, उतना बड़ा कोई ड्रॉ नहीं है। अगर रोमन रेंस की भी हम बात करें और उनके कैरेक्टर में से हम पॉल हेमन, जे उसो को हटा दें, तो आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि उस कैरेक्टर का नुकसान होगा। भले ही रोमन अपनी तरफ से जो है सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं, वो किसी टैग टीम या फैक्शन का पार्ट नहीं है, लेकिन उनके साथ मैनेजर है और उनका एक राइट हैंड है जे उसो के फॉर्म में। तो एक हील कैरेक्टर या फिर एक पावरफुल कैरेक्टर
कैरेक्टर के साथ हमेशा किसी को जोड़ने से जो है उसके कैरेक्टर में भी एलिमेंट्स हैं और सारे ऐड हो जाते हैं और उसकी वजह से आई थिंक वो डोमिनेंट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि सिंगल सुपरस्टार अपने आप में भी बिल्ड होना काफी जरूरी है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, और उस पर फोकस करना चाहिए AEW को। लेकिन अगर वो फैक्शंस के साथ भी ये कर रहे हैं लेकिन एट द एंड डोमिनेंस फील हो रही है तो उसमें भी मैं कहूंगा कुछ गलत नहीं है, पर इस पे उनको डिपेंड नहीं होना पड़ेगा और इसी वजह से आपका पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन गाइस आता है तन्मय की तरफ से और इन्होंने भाई पूरी कहानी लिख दी है यहाँ पे, लेकिन लोग जोक कर रहे थे, इसको मैं स्क्रीन पे कैसे दिखाऊंगा आई डोंट नो कैसे इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन भाई हम फटाफट से इसको कवर करते हैं क्योंकि लाइक बहुत थे, मैंने इसको ले लिया है। तीनों में से मैं कौन सा मैच प्रेफर करूंगा ये पूछते हैं, रोमन वर्सेस मैकिंटायर, ड्रू वर्सेस जॉन सीना या फिर रोमन वर्सेस जॉन सीना। आई थिंक इस पॉइंट पे अगर हम करंटली देखें तो रोमन रेंज एक हील है, इनफैक्ट सबसे बड़े हील है पूरी रेसलिंग में, तो जॉन सीना एक बड़े फेस की तरह अगर उनके अगेंस्ट आते हैं तो उनका मैच वहां पे हो सकता है। लेकिन अगर मैं किस मैच को प्रेफर करूंगा, मैं प्रेफर करूंगा ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जॉन सीना, क्योंकि वो मैंने पहले कभी देखा नहीं है, मैं इंटरेस्टेड होऊंगा उसमें देखने के लिए, लेकिन वहां पे फिर हील कौन होगा वो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो रोमन वर्सेस सीना या ड्रू वर्सेस सीना दोनों ही बढ़िया मैचेस हैं। उसके बाद पूछते हैं कि रोमन रेंज को कब तक टाइटल होल्ड करना चाहिए और क्या रॉक उनको हराएं तो सही रहेगा। तो आई थिंक कि रोमन रेंज जब तक चैंपियन रहे मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक चीज जो WWE को सही करनी पड़ेगी वो ये कि उनके कैरेक्टर में हमेशा वो कुछ ना कुछ नया करते रहे, यानी कि गिमिक नहीं चेंज करना, पूरा कुछ डिफरेंट करते रहो उनके साथ, ताकि वो फ्रेश फील होते रहे कि हाँ भाई रोमन अब ये कर रहा है, अब वो ये कर रहा है, और हम उनको बोरिंग ना कहें एक पॉइंट के बाद। तो अगर ऐसा है तो उनकी रेन कब तक भी वो चला सकते हैं। और रॉक की जहां तक बात है भाई, अगर रोमन को वो हराते हैं तो आखिर वो कौन नहीं देखना चाहेगा, उनकी फैमिली वाली स्टोरी लाइन डेफिनेटली वहां पे फिट होती है। रॉक एक बार टाइटल जीत सकते हैं, उसके बाद वो किसी को ड्रॉप कर सकते हैं और उसके बाद गाइस उस सुपरस्टार का भी करियर बन जाएगा और फिर वो वापस आके रोमन रेंज के साथ भी फ्यूड कर पाएगा। तो डेफिनेटली सब कुछ बढ़िया है। इसके बाद ये कहते हैं कि भाई मनी इन द बैंक का विनर कौन रह सकता है, थोड़े नाम बताओ, लेकिन रिकोशे या गार्जा जैसे नाम मत बताना जिनको WWE वैसे भी पुश नहीं कर रही। तो दो नाम जो मेरे दिमाग में आते हैं वो है केविन ओवेंस पहले तो, क्योंकि आई थिंक अगर वो मनी इन द बैंक जीतते हैं तो उसकी वैल्यू वो कम नहीं होने देंगे, वो अच्छे से उनको बुक कर सकते हैं। दूसरा नाम आता है दिमाग में सिजारो, जिसको फाइनली WWE पुश कर रही है और उनके इस पुश का अगर मनी इन द बैंक भी पार्ट बन जाता है तो उनको वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, तो वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन रॉ की साइड पे क्या कोई ऐसा सुपरस्टार है जिसको WWE अभी बहुत पुश भी कर रही है? आई थिंक शेमस वो हो सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उनके पास चैंपियनशिप है, रिडल की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो कई सारे नाम तो आते हैं दिमाग में, लेकिन WWE क्या करेगी गाइस, आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इसके बाद पूछते हैं डोंट यू थिंक कि काइल ओराइली और एडम कोल की जो स्टोरी लाइन है वो रश कर दी गई थी? मतलब मैच वगैरह तो सब बढ़िया था, लेकिन अनडिस्प्यूटेड एरा जो है उनकी इतनी लंबी कहानी क्या अचानक से ऐसे ही खत्म हो गई? तो आई डोंट थिंक गाइस वो कहानी अभी खत्म हुई है। एडम कोल ने क्लियरली अपने प्रोमो में मेंशन करा था कि काइल ओराइली के साथ जो है अभी उनका काम यहाँ पे निपटा नहीं है, एंड आई थिंक जब एडम कोल आएंगे वापस तो अनडिस्प्यूटेड एरा के साथ जो उनको अभी भी रिवेंज लेना है वो कहीं ना कहीं वो लेके ही रहेंगे। तो हमें वेट करना पड़ेगा शायद थोड़ा सा, लेकिन डेफिनेटली इनके पाथ्स कभी ना कभी फिर से क्रॉस होंगे। और फाइनली पूछते हैं रिडल वर्सेस ऑर्टन का मैच क्या रेसलमेनिया में होना चाहिए? आई थिंक दिस वुड होल्ड अ ग्रेट पोटेंशियल इफ WWE बुक्स द होल प्रोग्राम विद कंसंट्रेशन। भाई रेसलमेनिया की बात तो मुझे नहीं पता, एंड आई डोंट थिंक कि रेसलमेनिया तक WWE RK ब्रो को अच्छे तरीके से बुक कर पाएगी। अगर कर पाते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि रैंडी ऑर्टन और रिडल की जो स्टोरी लाइन है एट द एंड ऑर्टन टर्न करेंगे रिडल पे, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो अगर इनका मैच होगा रेसलमेनिया में सीधा अब, तो वो गाइस काफी बड़ा मैच बन जाएगा फिर अपने आप में। अगला क्वेश्चन आता है ब्लेज की तरफ से, रैपिड फायर है, फटाफट से जवाब देने हैं। रॉयल रंबल और सर्वाइवर सीरीज? डेफिनेटली रॉयल रंबल। रोमन रेंज और जॉन सीना? अब यहां पे भाई बात यह है ऐसी कि बहुत लोगों को लग रहा है कि एक बंदा बेटर है दूसरा बेटर है। मुझे लगता है कि रोमन रेंज का जो हील कैरेक्टर है वो जॉन सीना का भी हील बनने नहीं, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन ओवरऑल अगर मैं रोमन और सीना के करियर को कंपेयर करूं शुरू से एंड तक, या फिर जितना भी अभी रोमन का करियर हुआ है, मैं नहीं कह पाऊंगा कि जॉन सीना बेटर नहीं है रोमन रेंज से। आई स्टिल थिंक जॉन सीना इज मच बेटर, क्योंकि जो उनके अचीवमेंट्स हैं और इतने सालों तक जो जॉन सीना ने चीज लगातार करी अपने कैरेक्टर को, जबकि वो बहुत टाइम पे बोरिंग हो गए थे, लेकिन तब भी जो है जॉन सीना उस चीज को एक के बाद एक करते जा रहे थे। तो रोमन रेंज की डेफिनेटली पोटेंशियल है, एंड आई डोंट थिंक कि रोमन के अलावा कोई ऐसा सुपरस्टार है जो आने वाले टाइम में सीना के लेवल की पॉपुलैरिटी ले सकता है। लेकिन गाइस जॉन सीना आई थिंक इज स्टिल बेटर देन रोमन रेंज। इसके बाद आता है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप और यूनिवर्सल टाइटल। डेफिनेटली वर्ल्ड हेवीवेट। यूनिवर्सल टाइटल तो अब जाके सही हुई है भाई रोमन की वजह से, उससे पहले तो हम
जानते हैं उसके साथ क्या हो रहा था। ट्रिपल थ्रेट मैच और फेटल 4 वे ऐसे, इसमें क्या ही मैं चूज करूं, लेकिन भाई ट्रिपल थ्रेट आई थिंक बेटर तरीके से बुक करा जा सकता है और रिसेंटली हमने वो WWE में देखा भी है। शील्ड वर्सेस वायत फैमिली या फिर एवोल्यूशन वर्सेस द शील्ड। अब मैं कहना चाहता हूं कि दोनों स्टोरी लाइंस अपने आप में अच्छी थी, लेकिन जो मैच हमें देखने को मिला था वायत फैमिली और शील्ड के बीच में बहुत ज्यादा बढ़िया था, तो एक को मैं पिक नहीं करूंगा यहाँ पे। आई थिंक दोनों ही इक्वली बेटर थे गाइस। अगला क्वेश्चन आता है जॉन सीना WWE फैन की तरफ से एज का रिटर्न कब होगा अब फिर से रिंग में। आई थिंक अभी थोड़े टाइम तक एज जो है उनको दूर रखा जा रहा है। जब वो वापस आएंगे प्रोबेबली मनी इन द बैंक में वो वापस आ सकते हैं, क्या पता एज भी मनी इन द बैंक जीत जाए, वो भी एक शाउट बन सकता है। लेकिन गाइस समर स्लैम में डेफिनेटली वो होंगे, मुझे ऐसा लगता है। रेट रेसलमेनिया 37 एंड रेसलमेनिया 37 स्टेज, तो अगर मुझे रेट करना हो ओवरऑल दोनों नाइट्स को मिला के तो मैं रेसलमेनिया को दूंगा 7 आउट ऑफ 10, और अगर मुझे देना होगा स्टेज को भाई तो मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10, क्योंकि वो पायरेट शिप डेफिनेटली मुझे बहुत बढ़िया लगा था। फैंस का अखाड़ा का नेक्स्ट एपिसोड कब आएगा भाई, आई डोंट नो अभी क्या होने वाला है। WWE में अभी कुछ बहुत इतना खास नहीं चल रहा कि हम अलग से उस पर एक एपिसोड बनाएं। होपफुली मनी इन द बैंक को WWE अगर इंटरेस्टिंग बनाएगी तो तब हम आपके लिए एपिसोड लेकर आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आदर्श की तरफ से, कहते हैं WWE लिसन टू द फैंस दिस टाइम एंड ब्रॉट जेफ हार्डी टू द मेन इवेंट सीन। अब भाई अगर आप लोगों को नहीं पता है तो जेफ हार्डी को WWE मेन इवेंट पे बुक कर रही है, वहां जिंदर के साथ वो मैच लड़ रहे हैं जाके, भला ये क्या हो रहा है। अब जेफ हार्डी के ऊपर मैं हर हफ्ते कोई ना कोई क्वेश्चन लेता ही हूं, लेकिन आई डोंट थिंक कि अब मेरे को लेना चाहिए, क्योंकि जो उनके साथ हो रहा है वो बिल्कुल क्लियर है और इससे क्लियरली ये भी पता लगता है कि WWE के पास जेफ हार्डी के कोई प्लान्स नहीं है। अगर वो रॉ पे अब आते भी हैं तो उनकी फ्यूड जिंदर के साथ ही हो जाएगी, एंड आई डोंट थिंक कि वो भी कोई बड़ी फ्यूड है जेफ हार्डी के लिए। अगला क्वेश्चन आता है शिवम की तरफ से, भाई क्या रेट्रो स्मैकडाउन एक परफेक्ट प्लेस होगी ब्रॉक को रिटर्न करने की टू मेक द शो मेमोरेबल। परफेक्ट प्लेस तो भाई बहुत सारी थी, रॉयल रंबल भी थी, उसके बाद एलिमिनेशन चैम्बर भी थी, उसके बाद हम कह सकते हैं कि रेसलमेनिया भी थी, लेकिन ब्रॉक हमें देखने को मिले नहीं है। तो अपनी बेट में स्मैकडाउन के कल के एपिसोड पे नहीं लगाऊंगा कि ब्रॉक लेसनर वापस आएंगे। अगर आ जाते हैं तो फाइनली हम खुश होंगे कि भाई ब्रॉक आ जाते हैं। परफेक्ट प्लेस पहले भी निकल चुके हैं और आई डोंट थिंक कि लेसनर आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है रियल फैक्ट की तरफ से, गोल्डबर्ग को गाली देने का मन करता है, अच्छा खासा हंसते खेलते फील्ड को खत्म कर दिया, उस लॉस के बाद फील्ड पहले जैसा खतरनाक नहीं लगता, आप ही बताओ हाउ कैन WWE सेव द फील्ड। तो आपका पॉइंट बिल्कुल सही है और फील्ड के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, और इतना मैं कहूंगा कि मुझे नहीं लगता कि अब कोई वे बैक है एक्चुअली में फील्ड को सेव करने का। ब्रे वायत के पास अभी भी कुछ ना कुछ आइडिया होगा कि भाई हम ऐसा कर लेते हैं, लेकिन क्या WWE उनके आइडिया को मानती है और बिल्कुल वैसे ही काम कर पाती है जैसे ब्रे वायत चाहते हैं। मुझे उस पर इतना भरोसा अब है नहीं, क्योंकि पहले 2-3 बार अब ऐसा फील्ड के साथ हो चुका है। सो आई एम अनफॉर्चुनेटली सेइंग दिस कि मेरे को नहीं लगता फील्ड को बचाने का अब कोई तरीका बचा है। अगला क्वेश्चन आता है गाइस कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड की तरफ से, रोमन रेंज इज heavily underrated and the most underrated man in all of professional wrestling। भाई हेवीली अंडररेटेड या रेटेड की मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात करने की यहाँ पे जरूरत भी है रोमन रेंस के करंट कैरेक्टर को लेके, क्योंकि पूरी दुनिया यही बात बोल रही है इस टाइम पे रेसलिंग की कि हाँ भाई रोमन रेंस से बढ़िया कोई है नहीं। तो अंडररेटेड तो वो बंदा होता है जो कि बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है पर उसको लोग उतना अप्रिशिएट नहीं कर रहे, और जैसे रोमन कहते हैं एक्नॉलेज मी, भाई हम सब उनको ऑलरेडी इतना एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक इसको कोई हेवीली अंडररेट कह सकता है किसी भी एंगल से। इज परफेक्टली रेटेड, नॉट ओवररेटेड, नॉट अंडररेटेड, और जो वो कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया है, सब बात लोग जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन आता है इंडो प्लस की तरफ से, आयुष भाई WWE अगली स्मैकडाउन को इतना खास क्यों बना रही है, लगता है किसी का रिटर्न होगा, नहीं तो WWE ऐसे स्पेशल शो नहीं रखती। योर ओपिनियन। मुझे नहीं लगता कि आप लोग सारे WWE के स्पेशल शोज देखते हैं, लेकिन ये बात जरूरी नहीं है कोई स्पेशल शो है तो उस पर कोई बड़ा रिटर्न होगा। अब ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, अगर हो जाए जैसे मैंने ब्रॉक की बात करी तो बहुत बढ़िया है, पर मैंने अभी तक कुछ ऐसी न्यूज देखी नहीं है या कुछ सुना नहीं है कि आखिर कौन इस पे वापस आ सकता है। तो मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, एक्साइटेड हूँ, और डेफिनेटली मैं स्मैकडाउन लाइव देखूंगा। इसको खास तो WWE बना रही है, लेकिन सिर्फ इतना कह के कि ये रेट्रो स्मैकडाउन है, उसके ऊपर एक मैच अनाउंस है, उसके अलावा क्या होने वाला है वो अभी तक हमको पता नहीं। तो कितना खास है शो होगा वो कल जब शो खत्म हो जाएगा उसके बाद हम रिव्यू में ही डिसाइड करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है यश की तरफ से, और रिएक्शन ऑन IPL सस्पेंडेड एंड व्हाट आर योर थॉट्स इन रीशेड्यूलिंग द IPL। अब भाई उस दिन मैंने एक पोस्ट डाली थी, लोग बिल्कुल पागल हो गए, इसको क्रिकेट पसंद नहीं है, IPL के बारे में उल्टा क्यों कह रहा है, अगर फर्क नहीं पड़ता तो पोस्ट क्यों डाल दी। भाई मेरा उस पोस्ट से मतलब ये था कि अभी जो सर्कमस्टेंस चल रहे हैं इंडिया के, उसके अकॉर्डिंग एटलीस्ट इनको समझ आ गया कि हमें ये शो को रोक देना चाहिए। तो लोग मुझे आके कह रहे हैं WWE भी तो पेंडेमिक में चल रही थी, तब तो तुमने कुछ नहीं बोला। तो भाई तब भी अगर आपने मेरी वीडियोस देखी, आप जानते हैं मैं कितनी बार बात बोल रहा था कि ये चीज सही नहीं है कि सुपरस्टार की हेल्थ को WWE अपने शो से ऊपर समझ रही है, जबकि तब शो भी इतने बेकार चल रहे थे, हमें बात जानते हैं। तो IPL को सस्पेंड करना है गाइस इस समय सबसे बेस्ट चीज है, और सिर्फ IPL की बात नहीं है, इंडिया में जो भी बड़े लेवल पे इस टाइम चल रहा है उसका सस्पेंड होना जरूरी है। भाई 3-4 लाख
जो केस हैं वो रोज बढ़ रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि एक सही बात है, और इसको अगर कंट्रोल में लाना है किसी तरीके से तो ये सारी चीजें भी गाइस जो है वो बंद करनी पड़ेगी। अगर इनका एयर बबल इतना स्ट्रांग होता तो प्लेयर्स को कोविड होना स्टार्ट नहीं होता, और जैसे वो एयर बबल जो है वो खराब हुआ उनको आईपीएल सस्पेंड करना पड़ेगा। तो सही डिसीजन है, जबकि लोग ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इसके बारे में बुरा फील कर रहे हैं क्योंकि रोज एंटरटेनमेंट देखने को मिलता था, लेकिन गाइस आपको पीछे की रियलिटी भी समझनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है हे बी के की तरफ से, रेसलिंग के अलावा भी और कोई चीज है जिसे तुम फॉलो करते हो, टेल अस प्लीज। तो भाई करता हूं मैं, और मैं मोस्टली स्पोर्ट्स पर्सन हूं, मैं अपने आप को कहूंगा कि भाई रेसलिंग के साथ साथ मैं फुटबॉल बहुत ही ज्यादा पैशनेटली फॉलो करता हूं, उसके बाद मैं F1 भी देखता हूं, मैं टेनिस भी देख लेता हूं, मैं क्रिकेट भी देख लेता हूं, मतलब स्पोर्ट्स के अंदर है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। और साथ के साथ गेमिंग में भी मतलब जो है मैं प्ले स्टेशन पे काफी सारी गेम्स खेलते रहता हूं जब टाइम मुझे मिलता है, तो भाई डेफिनेटली ये दोनों मेरी जो है मेन इंटरेस्ट हैं। अगला क्वेश्चन आता है स्पीयर सिटी की तरफ से, नेम वन फीमेल स्टार हु शुड जॉइन रोमन रेंस इन हिज फैक्शन लाइक रोमन सिक्योरिटी गार्ड, नॉट नाया जैक्स एंड तमीना। भाई देखो, अगर सिक्योरिटी गार्ड बनाना है तो नाया जैक्स से बढ़िया कोई सिक्योरिटी गार्ड है नहीं, क्योंकि एक्चुअली में वो सिक्योरिटी गार्ड जैसी लगेंगी तो सही, और सेम गोज फॉर तमीना। लेकिन आई डोंट थिंक कि रोमन रेंस को किसी यहाँ पे फीमेल सुपरस्टार की जरूरत है। भाई जे ऊसो और वही इतने भारी पड़ रहे हैं बाकी पूरे रोस्टर पे, तो भले ही उनको क्या जरूरत है, लेकिन अगर किसी को ऐड करना है तो समोन फैमिली से वो रिलेटेड हो, मैं प्रेफर करूंगा, ताकि स्टोरी लाइन में भी कहीं ना कहीं सेंस बने। अगला क्वेश्चन पूछते हैं, सेथ रॉलिंस को रॉ पर वापस भेज देना चाहिए इस साल फिर से, क्योंकि रॉ का शो है बकवास चल रहा है, सेथ की स्टोरी लाइन से रॉ जो है वो बेटर हो सकती है। तो आई थिंक डेफिनेटली इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि सेथ अगर जाएंगे तो हो तो सकता है बेटर, लेकिन क्या वो एक्चुअली में हो जाएगा बेटर, हो जब होगा तभी पता लगेगा। अगला क्वेश्चन आता है रोहित मैन शर्मा की तरफ से। भाई डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई आकाश चोपड़ा से बहुत ज्यादा जो है वो इंस्पायर हो चुका है, टॉप 3 सुपरस्टार जिसने WWE को पैंडेमिक में चलाया। तो मैं कहना चाहता हूँ ड्रू मैकिंटायर पहली बात, तो उसके बाद आस्का जिनको हम बिल्कुल भी नहीं भूल सकते, एंड आई थिंक मैं तीसरा नाम बोलूंगा सेथ रॉलिंस, और उसके बाद रोमन रेंस, क्योंकि रोमन रेंस जब से आए तब से कमाल कर रहे हैं, लेकिन वो पूरे पैंडेमिक में वहां पे नहीं थे, लेकिन ये बाकी 3 सुपरस्टार जो है पूरे समय वहां पे थे और बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने परफॉर्म भी करा, तो डेफिनेटली। और गाइस आज का फाइनल क्वेश्चन आता है MFAZ की तरफ से, व्हाट इफ AEW कम नियर 1.5 और 2 मिलियन, विल दे चैलेंज रॉ स्मैकडाउन? आई डोंट हैव एनी गुड क्वेश्चन भाई, मुझे तो एक गुड लगा तभी मैंने ले लिया। आई डोंट वांट माय स्ट्रीक टू एंड 8 एंड नील जो भी है, मतलब भाई इनके काफी समय से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन दे रहे थे, तो ये क्वेश्चन मुझे तो ठीक लगा क्योंकि मैंने कहा इसके बारे में कुछ बोला जा सकता है। तो भाई देखो, अगर 1.52 मिलियन रेटिंग की बात है तो वो रही यूएस की ऑडियंस की बात, कि अगर AEW उसको बीट कर देती है रॉ की रेटिंग को, तो ऑब्वियसली अब कह सकते हैं AEW कुछ इतना बढ़िया कर रही होगी तभी वो रॉ से ज्यादा रेटिंग ला पाएगी, उतना कुछ अट्रैक्टिव। लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो अभी इस टाइम भी मुझे ऐसा लगता है कि डायनामाइट का प्रोडक्ट कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है कंपेयर टू रॉ। इनफैक्ट NXT का भी बहुत मुझे बेटर लगता है कंपेयर टू रॉ, क्योंकि वो सारे शो एंटरटेनिंग है। अब रॉ 3 घंटे की, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं तो उसको एज अ 3 घंटे का ही शो जज करूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बोरिंग इस समय मंडे नाइट रॉ चल रही है गाइस। जब एंजल गार्जा की हम बात करते हैं टाइटल और थंबनेल में, तो आप लोगों को पता चल जाता है कि रॉ में क्या हुआ है। तो ये चीज मेरा ओपिनियन है, और इसी के साथ हम खत्म करेंगे आज की इस Q&A की वीडियो को गाइस। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग योर क्वेश्चंस, और फिर से अगर आपके जो नहीं आया क्वेश्चन तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं गाइस। तब तक के लिए मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।